आज हम अपने स्पेस के बारे में जितना जानते हैं उतना इतिहास में कभी नहीं जानते थे। गैलेक्सी, स्टार, एक्सोप्लैनेट, एस्ट्रॉइड, ब्लैक होल, सच में स्पेस में हमें इतनी सारी चीज़ें मिली हैं कि इंसानों का इंटरेस्ट कम होने की वजह लगातार बढ़ता जा रहा है। हम अनोखी चीज़ें डिस्कवर करना चाहते हैं और शायद हमारी ये प्यास कभी नहीं बुझने वाली। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हमें दूसरे किसी ग्रह पर एलियन भी मिल गए तब भी हमारी क्यूरियोसिटी कम नहीं होगी। हम ज़रूर किसी दूसरी नई और अनोखी चीज़ की तलाश शुरू कर देंगे। लेकिन केवल यूनिवर्स में चीज़ ढूंढ लेने से ही काम नहीं चलेगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हमें नदी किनारे एक नाव मिल गई हो, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि आखिर ये नाव पानी में तैरती कैसे है। भले ही हमने यूनिवर्स में हज़ारों चीज़ें ढूंढ ली हों, लेकिन इनके काम करने के बहुत से त्रिकोण को अभी तक नहीं जानते। ऐसी चीज़ों में आते हैं ब्लैक होल्स और वाइट होल्स। आज हम यूनिवर्स की इन दो अनोखी चीज़ों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि एक ब्लैक होल और वाइट होल में क्या समानताएं होती हैं या फिर क्या असमानताएं होती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। ब्लैक होल्स उस नेचुरल फिनोमेना में से एक है जिसके बारे में हमें पहले ही अनुमान लगा दिया था। यानी ब्लैक होल की डिस्कवरी से पहले ही इंसानों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि स्पेस में ब्लैक होल होते हैं। बहुत से मैथमेटिक फार्मूलाज और स्पेस के दूसरे ऑब्जेक्ट को देखकर ही अनुमान लगाया गया था। ब्लैक होल का अनुमान पहली बार साल 1780 के दशक में जॉन मिशेल नाम के फिलोसोफर ने किया था। उन्होंने कहा था कि स्पेस में कहीं ना कहीं एक इतना बड़ा सितारा होगा जिसकी ग्रेविटी हमारे अनुमान से लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा होगी। बल्कि ये ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होगी कि खुद रोशनी को भी अपनी सतह से दूर नहीं जाने देगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ जो रोशनी तक को बाहर नहीं जाने देती तो क्या हमें वो दिख भी पाएगी? जॉन मिशेल ने यह सवाल अपने आप से पूछा कि ये सितारा बहुत बड़ा होगा, इसलिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये अंतरिक्ष में पूरी तरह से गायब हो जाए, इसलिए बाकी चमकते हुए स्टार से अलग। ये कहा जाने लगा कि इस तरह पूरी तरह से ब्लैक कलर का होगा, इसलिए भी इसका नाम ब्लैक होल रखा गया था। स्पेस में केवल यही एक बड़ा काला गड्ढा है। अब अगला सवाल ये आया कि आखिर कौन सी कंडीशन से गुजरने के बाद एक तारा इस काले गड्ढे में बदल गया था। ये जानने के लिए हमें उस तारे की पहले की हालत को समझना होगा। सबसे पहले तो ब्लैक होल में बदलने के लिए किसी तारे को बेहद ही बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि उसका मास हमारे सन से करीब 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन बड़ा तारा होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये ज़्यादा दिनों तक जिंदा भी रहेगा। उल्टा बड़े तारे के अंदर फ्यूल ज़्यादा तेज़ी से जलता है और उसकी लाइफ साइकिल और ज़्यादा छोटी हो जाती है। एक तारा हमारे लिए क्या मायने रखता है? इंसानों के लिए आकाश एक अटूट हिस्सा है जिसे कभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह से इंसान जिंदा होते हैं और सालों बाद मर जाते हैं, उसी तरह तारों का भी जीवन चक्र होता है। एक वक्त आता है जब तारे बूढ़े होकर खत्म होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। हर एक तारे के अंदर ग्रेविटी होती है जो अंदर की तरफ फोर्स लगा रही होती है। इसके साथ ही तारे की कोर में लगातार न्यूक्लियर रिएक्शन होती रहती है जो एक तरह से ग्रेविटी का विरोध करती है और एक तारे को स्टेबल रखती है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन या सरल भाषा में कहूँ तो विस्फोट तारे की कोर में मौजूद हाइड्रोजन के हीलियम में फ्यूज होने की वजह से होता है। लेकिन ये फ्यूज अनलिमिटेड नहीं होता। कई मिलियन या बिलियन सालों के बाद एक समय ऐसा आता है जब तारों की कोर में फ्यूल खत्म होने की वजह से न्यूक्लियर विस्फोट रुक जाते हैं। उस वक्त में ग्रेविटी की शक्ति तारे पर भारी पड़ने लगती है और तारा अनस्टेबल हो जाता है और अंदर की तरफ कोलैप्स कर जाता है। जब ऐसा होता है तब ब्लैक होल्स बनते हैं, लेकिन ये होना भी बहुत रेयर होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, किसी तारे का ब्लैक होल में बदलने के लिए उसका मास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन उसके बाद भी चांसेस है कि वो तारा ब्लैक होल में तब्दील होने की वजह सुपरनोवा हो जाए। सुपरनोवा दुनिया के सबसे बड़े विस्फोट में आता है। जब एक तारा अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर लेता है तब एक बड़े एक्सप्लोजन में वो तारा फटकर तबाह हो जाता है। ब्लैक होल एक बेहद ही दिलचस्प चीज़ है। जब एक तारा अपने अंदर कोलैप्स हो जाता है तब उसका पूरा मास एक ही पॉइंट में आने लगता है। इस वजह से वो और ज़्यादा छोटा होता जाता है, लेकिन उसका मास अभी भी उतना ही होता है। आप इसे एक गुब्बारे के फूलने के एग्जाम्पल से इमेजिन कर सकते हो। एक छोटे से गुब्बारे के अंदर लगातार हवा यानी मास को भरा जा रहा है, लेकिन गुब्बारा ब्लास्ट नहीं होता बल्कि वो और ज़्यादा हवा को अपने अंदर लेता जाता है। ज़रा सोचिए ऐसे बैलून का मास कितना ज़्यादा होगा। जब आप किसी पेपर पर अपने पेन से जोर से पॉइंट को दबाते हो तब वो पेपर फट जाता है। स्पेस टाइम भी ऐसे ही पेपर की तरह होता है जिस पर ब्लैक होल नाम का भारी पेन छेद करने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेस टाइम लगातार खिंचता जाता है और ब्लैक होल के आसपास की फिजिक्स बदलने लगती है। ये ब्लैक होल स्पेस टाइम को बंद कर देता है और फिजिक्स के सभी सिद्धांतों को तोड़ देता है। ऐसा पॉइंट जहाँ पर ये सारे फिजिक्स के लॉ टूट जाते हैं, उस पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। एक ब्लैक होल अपने आसपास के नेचर को इस तरह से इफेक्ट करता है कि जो भी लाइट इसके अंदर जाती है वो वापस बाहर नहीं आ पाती।
जिस सीमा तक एक ब्लैक होल इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को दर्शाता है उसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। कोई भी चीज़, चाहे वो प्लैनेट हो या फिर रोशनी हो, अगर इवेंट होराइजन के पास जाएगी तो फिर वो कभी लौट कर वापस नहीं आ पाएगी। सबसे पहली बार एक ब्लैक होल का सबूत 1971 में मिला था और अब लगभग 50 साल बाद वैज्ञानिकों ने एक लाइव ब्लैक होल की फोटो दुनिया के सामने रिलीज कर दी है। पिछले 300 सालों से जो वैज्ञानिक मेहनत कर रहे थे वो बेकार नहीं गई। ब्लैक होल की खोज कर लेना अब एक आम बात बन चुकी है। वैज्ञानिकों ने अब तो ब्लैक होल की कैटेगरीज भी बना दी हैं। मतलब स्पेस में केवल एक ही तरह के ब्लैक होल्स नहीं घूम रहे हैं, बल्कि टोटल 4 तरह के ब्लैक होल्स देखने को मिलते हैं। इनमें से 2 तरह के ब्लैक होल्स ज़्यादा कॉमन हैं, स्टेलर ब्लैक होल्स और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। स्टेलर ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब एक बहुत बड़ा तारा अपने ही अंदर कोलैप्स करके मर जाता है। इन ब्लैक होल्स का मास हमारे सन के मुकाबले 10 से 20 गुना ज़्यादा होता है और केवल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही लाखों स्टेलर ब्लैक होल्स मौजूद हैं। वहीं सुपरमैसिव ब्लैक होल्स बहुत ही बड़े होते हैं। इनका मास हमारे सन के मुकाबले करोड़ों गुना ज़्यादा हो सकता है। अभी वैज्ञानिक केवल अनुमान लगा रहे हैं कि ये कैसे बने हैं, लेकिन वो इतना ज़रूर जानते हैं कि ऑलमोस्ट हर एक गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। यहाँ तक कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है और इसका नाम है सैजिटेरियस ए और इसका मास करीब 4 लाख मिलियन सन के बराबर है। अब आप सोच सकते हो कि इस सुपरमैसिव ब्लैक होल के अंदर हमारे सन जितने करीब 40 लाख सन समा सकते हैं। तो अब तक हमने ब्लैक होल्स के बारे में क्या जाना? ये बेहद ही बड़े होते हैं, इनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो लाइट तक को निकल जाते हैं और ये अपने आसपास के स्पेस टाइम की फिजिक्स को भी अनोखे तरीके से बदल देते हैं। अब अगर ब्लैक होल नाम की असाधारण चीज़ पहले से इस दुनिया में मौजूद है तो ये व्हाइट होल की इतनी ज़्यादा बातें क्यों की जा रही हैं? कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े ब्लैक होल को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हो। उसकी हर हरकत आप कैमरे के जरिए देख पा रहे हो और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखते हो कि जितने भी एलिमेंट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर जाते हैं वो फिर बाहर नहीं आ पाते। ऐसा आपने हज़ारों चीज़ों के साथ देख लिया है। अब एक दिन आप देखते हो जिस विशाल ऑब्जेक्ट के अंदर चीज़ अंदर जाने की वजह वहाँ से बाहर आ रही है। यह क्या अजीब सी चीज़ हो रही है। ब्लैक होल तो अपनी ग्रेविटी की मदद से हर एक चीज़ को अपने अंदर समा लेता है। कहीं आपका कैमरा तो रिवर्स वीडियो में नहीं चल रहा है, लेकिन जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करते हो आपका शक उतना ही गहरा होने लगता है कि इसके अंदर की चीज़ बाहर आने लगी। कुछ इसी तरह के सिद्धांत पर व्हाइट होल काम करता है। व्हाइट होल ब्लैक होल का जुड़वा भाई माना जाता है जो बिल्कुल इसका उल्टा काम करता है। वो मैटर को अपने अंदर नहीं लेता बल्कि बाहर छोड़ता है। अगर आप एक रॉकेट में बैठकर धरती से अंतरिक्ष में जाने की कोशिश करें तो आपको कौन सी परेशानी से होकर गुजरना पड़ता है? ऑब्वियस सी बात है कि धरती की ग्रेविटी अपनी पूरी कोशिश करेगी कि आप बाहर ना जा सकें। लेकिन अगर आपके रॉकेट का इंजन ताकतवर है और आप उसे तेजी से उड़ा रहे हो तो आप पृथ्वी की वेलोसिटी को छोड़कर स्पेस में पहुंच जाएंगे। इसकी वेलोसिटी वो जरूरी स्पीड है जो आपके रॉकेट की होनी चाहिए अगर आपको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करना है। तो एक ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसको एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू अनगिनत मैग्नीट्यूड तक पहुंच जाती है। यहाँ तक ये रोशनी की रफ्तार से भी तेज हो सकती है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ रोशनी से तेज ट्रैवल नहीं कर सकती। अब ब्लैक होल की इस ग्रेविटी के फोर्स को लीजिए और उसकी डायरेक्शन को बदल दीजिए। अब ये चीज़ अंदर लेने की बजाय बाहर छोड़ने लगता है और आपको मिल जाता है एक व्हाइट होल। और मैं आपको बता दूं कि आखिर ये इतना ज़्यादा अजीब क्यों है। दरअसल ब्लैक होल लाइट तक को अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देता। वहीं व्हाइट होल के केस में लाइट उसे छू भी नहीं पाती। पर ऐसा कैसे हो सकता है? व्हाइट होल भी एक ऐसी चीज़ है जिसका मास है। और एक चीज़ अगर हम दावे के साथ कह सकते हैं तो वो ये है कि जिस भी चीज़ के पास मास होता है वो ग्रेविटी के फोर्स का इस्तेमाल करता है। इससे तो व्हाइट होल सभी तरह के एलिमेंट्स को अपनी तरफ खींचेगा, बिल्कुल ऐसा ही जैसे सन अपनी ग्रेविटी से दूसरे प्लैनेट्स को अपनी ऑर्बिट में बांध कर रखता है। लेकिन व्हाइट होल ऐसा नहीं करता। इसलिए तो दुनिया भर के वैज्ञानिक चकित होकर रह गए हैं। बिल्कुल जैसे ब्लैक होल के पास एक इवेंट होराइजन होता है जिसके अंदर जाते ही ऑब्जेक्ट्स बाहर नहीं निकल सकते, उसी तरह से व्हाइट होल्स के पास भी एक इवेंट होराइजन होता है। बस फर्क इतना होता है कि ये इवेंट होराइजन एक ढाल की तरह काम करता है जो किसी भी चीज़ को अंदर नहीं जाने देता। अब एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर व्हाइट होल्स बनते कैसे हैं। बदकिस्मती से वैज्ञानिक अब तक ये पक्के तौर से नहीं कह सकते कि व्हाइट होल्स रियल हैं या फिर नहीं। उन्होंने स्पेस में कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया है जिससे कि नॉर्मल फिजिक्स और अब तक की नॉलेज में समझाया नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने व्हाइट होल्स नाम की एक नई चीज़ बना दी। लेकिन इसके बाद ही व्हाइट होल्स कैसे बने होंगे इस बात के बहुत सारे सजेशन जा चुके हैं। जैसे कि बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि जब एक एंशिएंट ब्लैक होल अपनी लाइफ साइकिल के अंत में पहुंच जाता है तब वो अपने अंदर इकट्ठी की गई हर एक चीज़ को बाहर फेंक देता है और एक व्हाइट होल में बदल जाता है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि बिग बैंग भी असल में एक व्हाइट होल से ही निकला था
और उसके अंदर से ही हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। एक और बेहद ही दिलचस्प थ्योरी कहती है कि ब्लैक होल्स और वाइट होल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कई सालों से वैज्ञानिक पता लगाना चाह रहे हैं कि आखिर ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। अब अगर किसी भी जगह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? आप अपने मोबाइल फ़ोन या सैटेलाइट फ़ोन से वहाँ कनेक्ट करते हो और उस इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजते हो। दूसरी तरफ से फिर वो इन्फॉर्मेशन हमें भेजी जाती है। स्पेस में भी किसी चीज़ की नॉलेज लेने के लिए हम यही करते हैं, लेकिन ब्लैक होल एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे कुछ भी भेजने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से नहीं आ पाती। अगर वाकई ऐसा सच है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ब्लैक होल एक ऐसा गड्ढा है जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समा सकता है? इस सवाल का जवाब वाइट होल के ज़रिए दिया गया है। कहा गया है कि जो चीज़ ब्लैक होल के अंदर जाती है वो यूनिवर्स के किसी दूसरे कोने से वाइट होल से बाहर निकलती है। अब अगर एक तरह से देखा जाए तो इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। अगर ब्लैक होल और वाइट होल्स एक दूसरे से उलट काम करते हैं तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वे दोनों स्पेस टाइम में एक दूसरे से जुड़े हों। इस थ्योरी को ज़्यादातर वैज्ञानिक इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि किसी भी तरीके से इसे प्रूफ नहीं किया जा सकता। हमें एक ऐसा रॉकेट बनाना होगा जो लाइट की स्पीड से गुजर सके, सक्सेसफुली ब्लैक होल के अंदर एंटर कर जाए, और हमने आगे जाकर ऐसा कर भी लिया तब भी ज़रूरी नहीं है कि इंसान ब्लैक होल के अंदर इन्फॉर्मेशन को बाहर भेज पाएगा, क्योंकि हमें ऐसी डिवाइस बनानी पड़ेगी जो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज इन्फॉर्मेशन को बाहर धरती पर भेज पाए। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस टेक्नोलॉजी से फिलहाल हम कई साल दूर हैं। तब तक के लिए हमें मानना पड़ेगा कि ब्लैक होल और वाइट होल एक दूसरे से अलग होते हैं। अब मैं आपसे एक बेहद ही दिलचस्प सवाल पूछना चाहूँगा, क्या होगा अगर स्पेस में एक ब्लैक होल और एक वाइट होल की टक्कर होगी? एक तरफ ब्लैक होल है जो अपने आसपास आई हर एक चीज़ को खा जाता है, वहीं दूसरी तरफ एक वाइट होल है जो किसी भी मैटर को अपने पास नहीं आने देता। अब जैसे जैसे ब्लैक होल और वाइट होल एक दूसरे के करीब आने लगेंगे तो ब्लैक होल तुरंत अपनी शक्ति का प्रदर्शन व्हाइट होल पे करने लगेगा। व्हाइट होल चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन ब्लैक होल की विशाल ग्रेविटी की शक्ति को टक्कर नहीं दे पाएगा। इस सिचुएशन में व्हाइट होल केवल अपनी सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, और वो है एनर्जी को बाहर की तरफ निकालना। लेकिन ब्लैक होल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लैक होल व्हाइट होल की इस शक्ति को अपना बना लेगा और तेजी से व्हाइट होल से निकल रही एनर्जी को अपने अंदर ले लेगा। अब जैसे जैसे व्हाइट होल से मास ब्लैक होल में ट्रांसफ़र होने लगेगा, वैसे वैसे ब्लैक होल की ताकत और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। अब अगर ऐसा आपको लग रहा है कि ये लड़ाई एक तरफा है तो आप बिल्कुल सही हो। ब्लैक होल व्हाइट होल को पूरी तरह से खा जाएगा, और मैं आपको बता दूं कि ये लड़ाई तुरंत खत्म नहीं होगी। ब्लैक होल हज़ारों लाखों सालों तक व्हाइट होल को खाता रहेगा, और जैसे जैसे वो उसके अंदर की चीज़ों को अपने अंदर लेने लगेगा उसका साइज और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। वक्त में ऐसा पॉइंट आएगा जब ब्लैक होल व्हाइट होल को पूरी तरह से निगल लेगा और ख़ुद को एक बड़े ब्लैक होल में तब्दील कर लेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।